क्या आपके 9 माह कंप्लीट हो गए हैं और आपको कोई दर्द महसूस नहीं हो रही या दर्दें नहीं आ रही, तो क्या आपका ऑपरेशन होना चाहिए? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और आज हम डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी डेट आ चुकी है और आपको दर्दें नहीं लगी, तो उसका फर्दर क्या प्रोसेस और प्रोसीजर होता है। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। मुझसे अक्सर ये सवाल किया जाता है, बल्कि कई पेशेंट्स तो 9वां महीना शुरू होते ही यानी 36 हफ्ते के बाद ही ये सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि हमारा 9वां महीना शुरू हो गया है डॉक्टर साहिबा और अब हमें दर्दें नहीं आ रही, तो ऐसा क्या करना चाहिए? तो मैं अब आपको कुछ ऐसे फिगर्स बताने लगी हूँ जिसको सुन के आपको एक बहुत ज़्यादा तसल्ली होनी चाहिए कि आपको जो ड्यू डेट दी जाती है वो कौन सी डेट दी जाती है। वो डेट दी जाती है जब आपके 40 हफ्ते कंप्लीट हो रहे हैं। आपके पीरियड्स की डेट जो है उससे आगे हम 40 वीक्स की जो डेट है वो कंप्लीट करके आपको बता देते हैं। तो क्या वो ही डेट होनी चाहिए? क्या कंप्यूटर की तरह वो उसी डेट पे स्विच ऑन होकर आपकी डिलीवरी हो जानी चाहिए? 100 में से सिर्फ 5% खवातीन ऐसी हैं जो कि अपनी ड्यू डेट पे डिलीवर होती हैं। 55% खवातीन जो हैं वो अपनी डेट से पहले और 40% खवातीन जो है अपनी डेट के बाद में डिलीवर होती हैं। सो ड्यू डेट इज नॉट अ फाइनल लाइन कि अगर इससे आगे कुछ डिलीवरी होगी तो आपके लिए डेंजरस है, या अगर उससे पहले हो जाती है तो भी कोई खतरा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो आज आपने इस वीडियो से ये सीखना है कि अगर आपकी ड्यू डेट आज है और आप डिलीवर नहीं हुई तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, और ना ही ये इस चीज की इंडिकेशन है कि आपका सी सेक्शन होगा। बल्कि मुझे पिछले दिनों काफी ये सुनने को मिला कि जी हमारी ड्यू डेट जो है वो अगले हफ्ते में है और डॉक्टर ने कहा है अगर तब तक आपकी डिलीवरी नहीं होगी तो हम आपका सी सेक्शन करेंगे। इस वीडियो से कम से कम आपको ये फायदा जरूर हासिल होना चाहिए कि कोई आपको मिसगाइड ना कर सके। मैंने बहुत से नेचुरल जो है वो आपको प्रोसेसेस बताए हुए हैं, बहुत से स्टेप्स बताए हुए हैं कि अगर आपको दर्दें नहीं आ रही, आपका 9वां महीना आधा गुजर चुका है, 38, 39, 37 वीक्स हो चुके हैं, लेकिन आपको लग रहा है आपको दर्दें फील नहीं हो रही या दर्दें नहीं आ रही, तो आपको क्या करना है मैं उनको जल्दी जल्दी समराइज कर देती हूँ। कि एक तो आपने डेली जो है 1 घंटा वॉक करनी है, सुबह शाम कर लें, एक ही टाइम पे कर लें, दिन में 3 से 4 दफा कर लें। पानी आपने ज्यादा पीना है, प्रॉपर एडिक्वेट रेस्ट लेना है, आपने स्लीप जो है अपनी नींद पूरी करनी है, अपने आप को एनर्जाइज रखना है। अपना वाटर इनटेक आपने बहुत अच्छा रखना है ताकि आपके टिश्यूज जो है वो हाइड्रेटेड रहे, आपके बच्चे का पानी जो है वो किसी सूरत कम ना हो। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पपीता, पाइनएप्पल, या फिर ये है कि जो रास्पबेरी टीज़ होती हैं, ग्रीन टीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, डेली 1 कप जो है आप ग्रीन टी का पी लें, लेकिन ये आपने 38 वीक्स के बाद करना है। इंटरकोर्स करने से भी आपको जो नेचुरल लेबर है वो स्टार्ट हो सकती है। इसके अलावा ब्रेस्ट निपल स्टिमुलेशन इज अ प्रोसेस जिससे आपको नेचुरली लेबर जो है वो स्टार्ट हो सकती है। आपकी ये जो इसके अलावा डेट्स, यस, खजूरें, अगर आप दिन में 5 से 6 खजूरें भी खा लेती हैं तो भी आपके जो नेचुरल लेबर स्टार्ट होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये क्या, आपने ये सब कुछ भी कर लिया लेकिन आपको दर्दें शुरू नहीं हुई, तो बस क्या अब आपका ऑपरेशन होना है? तो नहीं। हमारे पास इसके अलावा भी आगे कुछ प्रोसेसेस हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको लेना है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि 40% खवातीन वो हैं जो अपनी डेट के बाद डिलीवर होती हैं। लेकिन बाद कब तक डिलीवर होना है? अगर तो आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर, यानी आपको हाई ब्लड प्रेशर, आपको शुगर, आपका जो कोलेस्टेसिस, आपका जिगर खराब नहीं है, बच्चे की मूवमेंट ठीक है, बच्चे का पानी ठीक है, बच्चे को कोई और इशू नहीं है जो कि नॉर्मली स्कैन में नहीं आया, तो आप अपनी ड्यू डेट से 2 हफ्ते मजीद वेट कर सकती हैं। लेकिन अगर आप चाहें या आपकी डॉक्टर चाहे कि अब वेट नहीं करना चाहिए या कोई इशू है, वेट करने से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसा क्या तरीका है, किस तरह से हम आपकी लेबर को इंड्यूस कर सकते हैं? अब ड्यू डेट पे तो आपने वेट कर लिया, आपकी डॉक्टर ने आपको बुलाया है कि जी आप आ जाएं, हम डिस्कस कर लेते हैं कि जी कल आपका ऑपरेशन कर दें। तो आपने अपनी डॉक्टर को क्या बताना है कि 4 ऐसे तरीके हैं जिससे हम लेबर को इंड्यूस कर सकते हैं। और 70% खवातीन जो है उनमें इंडक्शन ऑफ लेबर जो है वो सक्सेसफुल होती है। उसमें सबसे पहले तो क्या होता है, जैसे कि मैं करती हूँ, मेरे पेशेंट जब 38 वीक्स पे मेरे पास आती है तो मैं उसका इंटरनल एग्जामिनेशन जरूर करती हूँ।
उस इंटरनल एग्जामिनेशन में अगर तो वो फर्स्ट बेबी है तो ऑब्वियसली हम हड्डी को चेक करते हैं, हम ये देखते हैं कि क्या जो बच्चे की प्रोपोर्शन है उसकी हड्डी की प्रोपोर्शन है, क्या वो ऐसा है कि वो बच्चा जो है इस हड्डी में से गुजर सकता है, उसकी हम एक गेस वर्क करते हैं। दूसरा तरीका ये है, और ड्यूरिंग दैट प्रोसीजर हम जो सर्विक्स है, बच्चेदानी का मुंह जो है उसको अच्छी तरह से स्वीप कर देते हैं। जब हम उसको अच्छी तरह से स्वीप करते हैं यानी उसके अंदर उंगली घुमाते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं जो कि नेचुरली जो है विद इन अ वीक जो है लेबर को इंड्यूस करने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका दूसरा या तीसरा बच्चा है और ऑलरेडी आपकी हड्डी वगैरह असेस हुई भी होती है, आपकी पहले नॉर्मल डिलीवरीज होती है, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे हमारा चेक करने का मकसद आपकी हड्डी नहीं बल्कि स्वीपनिंग ही होता है। हम आपकी सर्विक्स को थोड़ी सी मैनुअल स्टिमुलेशन देते हैं। लेकिन हमने वो स्वीपनिंग भी कर दी और आपको दर्दें नहीं आई और आपकी ड्यू डेट आ गई, अब आगे क्या करना है? उसमें पहला तरीका ये है कि हम आपके बच्चे का जो पानी है, जो थैली है, हम उसको फाड़ देते हैं। उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। हम एग्जामिनेशन के थ्रू एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपके यूट्रस में इंसर्ट करते हैं और जैसे गुब्बारे को प्रिक करके फाड़ दिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह उस थैली को प्रिक करके फाड़ दिया जाता है। जब थैली को रप्चर किया जाता है तो पानी जो है एकदम से गश ऑफ फ्लूइड आता है, वो पानी आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहता है और ये एक मोड है हमारा लेबर को इंड्यूस करने का। लेकिन ये बात याद रखें, जब आपकी एआरएम कर दिया जाता है, जब आपकी थैली फाड़ दी जाती है तो आप घर वापस नहीं जाएंगे, फिर आप हॉस्पिटल में स्टे करेंगे। फिर हम 10 से 12 घंटे भी मजीद वेट कर सकते हैं कि नेचुरली जो है, क्योंकि हमने आपका एआरएम कर दिया है, ऑलरेडी 40 वीक्स हो चुके हैं, तो मोस्ट लाइकली 6 से 7 घंटे के अंदर अंदर जो है वो दर्दें शुरू हो जाती हैं। अगर दर्दें शुरू नहीं होती तो फिर क्या तरीका है? फिर हमारे पास 2 तरह की टैबलेट्स होती हैं जिनको हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एंड E2। वो एक गोली जो है आपका एग्जामिनेशन करके आपको एक जो प्रोस्टिन जिस गोली को कहा जाता है, वो हम PGE2 जो होती है उसको हम वेजाइनली रखते हैं। उस गोली को जब रखा जाता है उस वक्त टाइम नोट किया जाता है, आपकी इंटरनल फाइंडिंग्स नोट की जाती हैं। मोस्ट लाइकली उस एक गोली से दर्दें शुरू हो जाती हैं, लेकिन अगर उस गोली से दर्द शुरू नहीं हुई तो एग्जैक्टली 6 घंटे के बाद ये गोली दोबारा रिपीट की जाती है और विद इन नेक्स्ट 6 to 8 आवर्स तो 80% खवातीन को ये दर्दें जो है वो शुरू हो जाती है। इन 2 गोलियों से भी दर्दें शुरू ना हो तो फिर हम PGE1 की एक स्मॉल डोज जो है वो एक गोली को 8 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, 1/8 गोली जो है वो आपको दी जाती है, वो थोड़ा सा इसको स्पीड अप कर देती है और 90 to 95% केसेस में आपको उससे दर्दें आना शुरू हो जाती हैं। और जब आहिस्ता आहिस्ता दर्दें आना शुरू हो जाती हैं, पहले माइल्ड होती हैं, फिर मॉडरेट हो जाती हैं, तो फिर हम साथ में उसको मजीद एक्सेलरेट करने के लिए आपको एक ड्रिप लगा दी जाती है। ड्रिप में 2 टीके डाले जाते हैं ताकि आपकी इन दर्दों को मेंटेन कर दिया जाए। अगर तो ऑलरेडी इतनी एडिक्वेट पेन्स आ रही हैं कि ड्रिप की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम ड्रिप नहीं लगाते। लेकिन अगर वो दर्दें कम हो जाएँ, गोली की ड्यूरेशन ख़त्म होगी 6 घंटे में और उसके बाद अब दर्दें स्लो हो गई हैं, तो फिर हम साथ में ये ड्रिप अटैच कर देते हैं। ड्रिप को हम ड्रॉप्स बाय ड्रॉप्स हर 15 मिनट के बाद बढ़ाते जाते हैं, साथ हम आपका एग्जामिनेशन करते रहते हैं, बच्चे की हार्ट रेट जो है उसको देखा जाता है, आपके जो पानी की थैली अगर हमने पहले फाड़ी थी तो हम उसको देख लेते हैं कि वो क्लियर है, बच्चे ने मोशन तो नहीं कर दिया, और अगर हमें फाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बच्चे अभी तक आपकी मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट हैं, तो फिर 4 या 5 सेंटीमीटर पे हम दोबारा से आपका एआरएम कर सकते हैं। उसमें भी हमें कलर ऑफ लाइकर जो है वो पता चल जाता है। तो इस सिचुएशन में 90% खवातीन इन 3-4 तरीकों से नेचुरली जो है वो इंडक्शन ऑफ लेबर के बाद नॉर्मली डिलीवर हो जाती हैं। अब ये इंडक्शन ऑफ लेबर कहाँ होनी चाहिए? प्लीज़ इस चीज़ को ज़हन में रखें कि आपकी अगर इंडक्शन हो रही है तो वो एक प्रॉपर हॉस्पिटल सेटअप होना चाहिए जिसमें इमरजेंसी सी सेक्शन की जो है फैसिलिटी मौजूद हो, एनेस्थेटिस्ट जो है वो अवेलेबल हो, पीडियाट्रिशियन अवेलेबल हो। किसी भी छोटे सेटअप पे जहाँ सिर्फ डिलीवरी का सेटअप मौजूद है वहाँ पे आपकी इंडक्शन नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि खुदा न खासा किसी भी वजह से किसी भी टाइम पे बच्चे का डिस्ट्रेस हो सकता है, कोई और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जिसमें अगर आपको सिजेरियन के लिए शिफ्ट करना पड़े तो फिर आपको मोबिलाइज ना करना पड़े। सो ऑलरेडी जो है ये सब कुछ प्लान्ड होना चाहिए, आपका ब्लड ऑलरेडी क्रॉस मैच्ड होना चाहिए, आपकी सारी तैयारी जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए। उसके बाद हम जो है ये इंडक्शन करते हैं
और ये भी मेक श्योर करें कि जब आपकी इंडक्शन हो तो प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो आपको फॉलो कर रही हो। ये मिडवाइफ्स और दाइयाँ और इन सब से आपने जो है वो किसी सूरत भी कोऑर्डिनेट नहीं करना। थैंक यू।